बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में नजरसानी की दरखास्तों का फैसला जारी कर दिया है और 12 जुलाई 2024 को जो 13 रुकनी बेंच ने, फुल कोर्ट ने 5-8 से जो फैसला दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे कि ये मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तें, ये पीटीए को दे दी जाए, जिसमें अमल नहीं हो सका और फिर नजरसानी की दरखास्त का फैसला भी आ गया। इस फैसले में एक तो ये बात है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जनाब ये जो 13 रुकनी बेंच का फैसला था 5-8 से जो आया था, वो जनाब 7 जजों ने कलअदम किया है। ऐसा नहीं है, ये 10 जजों ने कलअदम किया है। ये कैसे 10 जजों ने कलअदम किए, इस पर आगे जाकर बात करते हैं। और फिर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में पीटीआई का वजूद जो खत्म हो गया, नाम मिट गया है। इसके क्या असरात होंगे, पार्टी पोजीशन क्या होगी, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, बहुत सारे मामला हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और वो हैग से जनाब ये एक खबर आई है कि जनाब जो सालसी की आलमी अदालत है उसने सिंध ताश माहदे के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक में अबूरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। तो कोई ये की जा रही है कि आइंदा माह यानी जुलाई में इस केस के मेरिट्स यानी हालात व वाक़यात के ऊपर जो है वो बहस होगी, कार्रवाई होगी और फैसला जो है वो जारी किया जाएगा। अब ये जो आलमी अदालत है, सालसी की आलमी अदालत, उसने जनाब ये पाकिस्तान की दरख्वास्त जो सिंध ताश माहदे के तनाज़े के ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसमें जनाब उन्होंने ये फैसला जारी कर दिया। इससे पहले उन्होंने ये पाकिस्तान से और भारत से तहरीरी मौक़िफ़ मांगा था। ये 23 अप्रैल को जब वाक़या होता है पहलगाम वाला, तो उसके बाद जनाब उन्होंने सिंध ताश माहदा मुअत्तल कर दिया था। तो आलमी अदालत जो है, सालसी की आलमी अदालत, उसने दोनों जो फरीक हैं उनसे जनाब तहरीरी तौर पर उनका जनाब उन्होंने मौक़िफ़ पेश करें। पाकिस्तान ने पेश कर दिया, इंडिया ने नहीं किया। तो फिर उस अदालत ने इंडियंस के जो बयानात थे हुकूमती ओहदेदारों के, उनकी बुनियाद पे ये फैसला जारी किया। उन्होंने कहा जनाब एक तो ये है कि भारत के पास यकतरफा तौर पे माहदे को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है, एक बात। और दूसरा कि भारत के इस इक़दाम से वो कहते हैं कि सालसी के जो फोरम्स हैं और ये जो अदालत है सालसी की आलमी अदालत, इसकी जुडिक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमारा इख्तियार जो है फैसला करने का वो मौजूद है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। कल भी एक अच्छी खबर थी, शंघाई ताउन तंजीम, कल तो मैं विलाग नहीं कर सका था। अब आते हैं जनाब उस फैसले की तरफ जो बुनियादी मौजू है आज का, और वो ये है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच था नज़रसानी का, और फिर उसमें एक फैसला आ गया है और अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में कायम आईनी बेंच है जिसने ये फैसला किया है। इनके वकला ने बीच में ना कोई रुकावटें डालने की भी बड़ी कोशिश की। पीटीए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने एक मौके पे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीए के वकला थे, वो फैसल सिद्दीकी और श्रीमान अकरम राजा, वो तो लग ये रहा था कि वो जनाब चलो जनाब वो उसी बात में जमाल खान मंदोखेल साहब ने जजमेंट दी थी कि 39 लोगों ने तो जनाब एफिलिएशन ज़ाहिर की हुई है ना, तो चलो वही मान लें, 80 सीटें ना दें, 39 के हिसाब से जनाब ये पीटीए के कंसिडर करके हमें मखसूस नशिस्तें दें, लग ये रहा था। और फिर सलमान अकरम राजा साहब जनाब शेर व शायरी करके कोई जजों को टीज करने की कोशिश कर रहे थे, तो जनाब अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जनाब आप दलाइल दें, कानून और आइन के मुताबिक शेर व शायरी नहीं चलनी थी। और फिर गुज़श्ता रोज़ हामिद खान साहब ने जो रवैया इख्तियार किया वो भी काबिल सताइश नहीं है, और जमाल खान मंदोखेल को उनको डांटना पड़ा। उनका जनाब यानी आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। आप जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जिनकी बात की जा रही है, आप कह रहे हैं बेंच ठीक नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पढ़ लें आप। 26 महीने तरमीम क्या कहती है। अगर तो आप असिस्ट करना चाहते हैं तो करें, अगर इस तरह की बातें शातें करनी है ना, फिर आप तशरीफ रखें। तो फिर वो कहते हैं आप ये कैसे बात कर रहे हैं, सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है, आप लगता है गुस्से में हैं, तो आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। जैसे वो शुरू से इनका है वतीरा पीटीए वालों का। तो उनके आप मुझे ना बताएं कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरी कैफियत क्या है। उनके मैं अपनी वालदा की फातिहा छोड़ के जहाँ आके बैठा हूँ। फिर हाशिम काकर साहब, मिस्टर जस्टिस हाशिम काकर साहब, उन्होंने भी यही बात की। उनके जनाब कल भी वो काजी साहब के ऊपर तनकीद करने की कोशिश कर रहे थे ना, जनाब वो बल्ले का निशान ले लिया, ये वो इस तरह की बातें शाते। तो उन्होंने भी ये कहा कि जनाब आप क्या बातें करें, पास्ट एंड क्लोज जो चैप्टर है, बंद है, ट्रांजेक्शन है, उसको आप दोबारा कैसे खोल सकते हैं।
करने वाली गल करो तुसी कि कल भी उन्हें कहा तुसी डी चौक बना कर रखा तुसी इस सुप्रीम कोर्ट को, ते अज भी तुसी ये गल्लां कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जनाब वो सुप्रीम कोर्ट जनाब देखे ना, आप खुद इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते, आईनी बेंच कहते हैं। तो बहरहाल वहां जो इन्होंने कोशिश की। अब इस केस को समझने की ना थोड़ा सा इसका जो ना पस मंजर वो जानना बड़ा जरूरी है। ये 2024 में जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद जो आइन का आर्टिकल 51 है ना, उसके तहत 3 दिन के अंदर अंदर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उन्होंने किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहता है, अगर वो चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहे तो रहें, लेकिन अगर शामिल होना 3 दिन के अंदर अंदर शामिल होना आता है उन्होंने। तो ये जनाब जो आज़ाद थे, जो खुद को पीटीए वाले कहते हैं, ये जनाब इन्होंने जो सूबाई असम्बलियाँ थी वहाँ भी इन्होंने जनाब बयान अल्फी दे दिए कि जनाब हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली है, और कौमी असम्बली में भी ऐसा किया कि जनाब हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको ज्वाइन कर लिया है। असम्बलियों में पार्टी पोजीशन और मखसूस नशिस्तों की जो तफवीज़ है वो इन्हीं डिक्लेरेशन के बाद, उनके फैसले के बाद वो मामला जो है वो निपटाए जाते हैं। तो ये 2 फेज में मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हुआ। एक तो ये कि इनका फड्डा पड़ा हुआ था जनाब, उस आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया 51, उसमें ये लिखा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवारान पार्लियामेंट के अंदर कोई जमात है ना उसमें शामिल हो सकते हैं, बाहर की किसी जमात में शामिल नहीं हो सकते। तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पार्लियामानी जमात नहीं थी, उसमें शामिल कैसे हो सकते थे, ये फड्डा पड़ा हुआ था। तो ये जनाब पहले फेज में पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिन मखसूस नशिस्तों की दावेदार थी, इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन रोक लिया और बाकी सियासी जमातों का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। ये मजमूई तौर पर ना चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की मिला के 70 के करीब मखसूस नशिस्तें हैं जो नहीं दी गई थी, तो इसलिए इनको इजाफी मखसूस नशिस्तें कहते हैं। तो बाद में जनाब उन्होंने, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जनाब ये जो नशिस्तें हैं ये बाकी जो सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीए के नाम की कोई जमात जो है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, जो ये बाकी जमातों का हक है, तो उनको उन्होंने तफवीज़ कर दी। उनमें जो 77 है जो मैंने अर्ज किया, उनमें 22 जो हैं वो कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें थी, 3 जो हैं वो अक़लियतों की और 19 जो हैं वो ख़वातीन की, वो उन्होंने तकसीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये जनाब इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और इलेक्शन कमीशन एक दरखास्त देते हैं कि जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दरखास्तें दी जाए, मखसूस नशिस्तें दी जाए। तो ये जनाब 1 मार्च को 2024 को इलेक्शन कमीशन इस बाबत फैसला जारी कर देता है कि जनाब नहीं जो असी किया ठीक किया, सारा नोटिफिकेशन ठीक है। तो तुसी जनाब 4-1 से वो फैसला आया था, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो उनके मेंबर हैं कमीशन के, उन्होंने ये फैसला किया था कमिश्नरों ने, और वो 4-1 से ये फैसला आया था। अच्छा, इन्होंने फिर उसको चैलेंज कर दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब 14 मार्च को, ये 5 रुकनी बेंच था, फुल बेंच कहते हैं उसको, तो उसने जनाब ये फैसला सुनाया कि नहीं इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। और फिर ये भी हुक्म जारी किया गया कि वहाँ जो मखसूस नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनका जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक जनाब उनका हल्फ लिया जाए, लेकिन इन्होंने हल्फ नहीं लिया। अच्छा, अब ये जो फैसला है ना, इसको ये चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच होता है। 6 मई को वो ये फैसला जो है पेशावर हाई कोर्ट का, उसको मुअत्तल कर देता है और जनाब बाकायदा समात के लिए जनाब वो कहते हैं। फिर इसमें जो फुल कोर्ट बनी 13 रुकनी जो बेंच बैठा था, वो आपके इल्म में है, उस पर आगे जाके बात करते हैं। तो वो जनाब उन्होंने वो फैसला जो मुअत्तल कर दिया, अमल दरामद रोक दिया। अच्छा, अब ये कहते हैं जनाब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ये 12 जुलाई 2024 का फैसला दिया हुआ है, अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये कह रहे हैं ना, वो जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, वो तो आया था 14 मार्च को, और दूसरे दिन हल्फ हो जाना था, इसमें अमल दरामद हो जाना चाहिए था, मखसूस नशिस्तें जो वहां मिली थी पेशावर में, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, उसमें किसी को इतराज नहीं। ये जो नाकदिन टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये मतनाज़ा फैसला है। मतनाज़ा फैसला कैसे है? मतनाज़ा फैसला तो वो था जो 12 जुलाई 2024 को, जो जिसके राइटर थे मंसूर अली शाह साहब, उसमें जो वक्त का पहिया उल्टा घुमाया गया उसको। अच्छा, बहरहाल वो आगे जाके उसमें भी बात करेंगे। तो ये जनाब वो क्यों नहीं अमल हुआ? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जनाब सेनेट के जो इलेक्शन थे, क्योंकि उन्होंने मखसूस नशिस्तें जो थी वहां 25 के करीब, उनका हल्फ ही नहीं हुआ, खाली रखी, क्योंकि स्पीकर उनका था, पीटीआई का था। तो वो वहां सेनेट के इलेक्शन भी रुके हुए, वो अब होंगे जब वो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वहां हल्फ होगा
नए अरकान आएंगे, तो उसके बाद वो जो है ना मामला, फिर सेनेट का इलेक्शन वहां होगा। सीटें खाली पड़ी हुई हैं, एक साल से भी ज्यादा हो गया। ये है जमहूरियत, ये जमहूरियत पसंद जो जमात है पीटीआई, और उनके जो हामी है टीवी चैनल्स में बैठ के, उनमें सहाफी भी हैं, पता नहीं कहां से वो इल्म लेके आए हैं और किस आइन और कानून की बात कर रहे हैं, अखलाकियात की बुनियाद पे, या जो पंचायत थोड़ा है, उन्होंने तो आइन को देखना है। इसलिए तो जमाल खान मुर्दोखेल साहब और हाशिम काकड़ साहब ने हामिद खान को वो बताया, और फिर जो शेर सुना के जनाब शेरों के जरिए फैसला हासिल करने की कोशिश कर रहे थे सलमान अकबर राजा साहब, ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा खैर, ये इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि जनाब जो कहा जा रहा है ना, अब हम आ जाते हैं ना उस तरफ जो फैसला आया है। अब जो कहा जा रहा है ना कि जनाब ये 7-5 से फैसला, ये फैसला आया है जनाब 10-3 से। जो 2 जज साहबान है, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, वो तो पहले दिन ही उन्होंने दरखास्तें मुस्तरद की, बेंच पे एतराज किया और कहा जनाब ये जो नजरसानी की दरखास्तें काबिल समात नहीं है, तो जनाब वो फैसला दे के चले गए। अब अभी तफसीली फैसले का उनका इंतजार है। अच्छा, गुज़श्ता रोज शायद मेरे ख्याल 17वीं समात थी, आखिरी समात जो थी, तो अचानक जनाब जो है ना सलाहुद्दीन पन्हावर साहब, उन्होंने जनाब बैठने से इनकार कर दिया, वो बेंच से अलग हो गए। वो उसका जब नोट लिखेंगे तो उसकी रीजन बताएंगे जनाब क्यों मैं इस बेंच से अलग हुआ हूँ। अब ये कहा जा रहा है जनाब कि 7 जजों ने वो 8 जजों का जो फैसला है उसको कलअदम कर दिया है। ये 10 जजों ने किया है सर, ये मैं आपके सामने रखता हूं कि कैसे 10 जजों ने ये कलअदम किया है। आपको याद होगा 12 जुलाई को जो जजमेंट आई थी, जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखी थी, 8-5 से वो जजमेंट आई थी, तो वो उन्होंने ये कहा था जो पहिया वापस कमाया था। आइन के आर्टिकल 51 में तो लिखा हुआ है कि जनाब जो 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी पार्लिमानी जमात में शामिल होना होता है आजाद अरकान ने। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये जो है ना 39 अरकान जो है, इन्होंने पहले ही अपनी एफिलिएशन जो है ना कागजात नामजदगी में ये जाहिर की हुई है पीटीआई के साथ, तो ये 39 तो हो गए जनाब पीटीआई के। बाकी जो लोग हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर जनाब दीगर 41 अरकान जो हैं, जो आजाद हैं, कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूं, वो 15 दिन के अंदर अंदर जनाब ये किसी अपनी पार्टी से वाबस्तगी का हलफनामा देंगे जनाब ये हम पीटीआई के हैं। अच्छा, उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनाब पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पीटीआई तो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, उसका तो कोई है ही नहीं बंदा था वहां पे, लेकिन ये कहते हैं जनाब में बड़ा आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ किया हमने। वो कह रहे हैं जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हम शामिल होंगे। जब एक दफा बयान अल्फी दे दिया तो दोबारा फिर कैसे वो अपने बयान अल्फी की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? ये कहते नहीं। अच्छा, अब 12 उसमें फिर ये भी हुआ कि मखसूस नशिस्तों की इन्होंने फहरिस्तें नहीं दी थी। खवातीन की इसी तरह कागजात नामजद की जांच पड़ताल होती है जैसे आम इलेक्शन में होती है। मखसूस नशिस्तों के लिए जो नाम दिए जाते हैं उनकी भी इसी तरह जांच पड़ताल होती है, अहलियत देखी जाती है। तो वो भी उन्होंने कह दिया कि जनाब वो पीटीआई वाले जो ना नए सिरे से फहरिस्तें जो है वो जनाब जमा करवाएं खवातीन के लिए और अक़लियतों के लिए। अच्छा, अब ये तो ले गए जनाब इलेक्शन से भी पीछे। इलेक्शन शेड्यूल जब आता है उसमें दिया जाता है कि जनाब फलां तारीख तक जनाब जनरल सीटों के लिए कागजात जमा होने हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, और फलां तारीख तक जो है वो मखसूस नशिस्तों के जो है कागजात जो है वो जमा लिस्टें जमा करवानी होती हैं, उनकी पूरे कवायद देने होती है, फिर उनकी भी जांच स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है। यानी इन्होंने वक्त का पहिए पीछे, और कहाँ लिखा हुआ है इनमें ये चीजें जो इन्होंने की है, किस इख्तियार के तहत इन्होंने की है? अच्छा, बहरहाल वहां जमाल खान मुर्दोखेल साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है ना, उन्होंने एक जो उनका जो इख्तिलाफी नोट है, उन्होंने ये भी किया कि जनाब ये जो 39 है ना जिनकी एफिलिएशन है, उन्होंने जार की हुई कि पीटीआई के साथ, इनको पीटीआई का कंसिडर कर लिया जाए, ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब इसमें भी एक जो है अबहाम है कि जनाब ये जो इनके कागजात नामजदगी थे वो तो एक से ज्यादा लोगों ने अपने आप की एफिलिएशन पीटीआई के साथ जाहिर की हुई थी। अब बाकी हार गए, एक जीत गया। वो जो टिकट होता है पार्टी टिकट जिसको कहते हैं, इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई अबहाम ना रहे। लोगों जो वोटर होते हैं, अगर वो किसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उन्हें पता हो कि जनाब ये फलां बंदा है पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, तो ये अगर 4 बंदे दावा कर रहे हैं तो उसका फैसला किसने करना है? इन्होंने कहा नहीं जिन्हें जो जीत के आ गए हैं ना उनको तसव्वुर कर लिया जाए कि ये जनाब 39 लोग थे, ये पीटीआई के हैं। अब जो फैसला, अच्छा, जो फैसला करने वाले थे 8 जज, उनमें मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर
और हसन नजर रिजवी साहब जो उन्होंने भी ये फैसला किया था जनाब ये जो 39 इनको फौरी तौर पर दें और 41 लोग जो हैं दीगर रह गए हैं तो उनको जनाब आप उनसे वो एफिडेविट ले लें 15 दिन के अंदर अंदर, और फिर उसके बाद जनाब मखसूस रिश्तों का भी फैसला इसी तरह किया जाए, लिस्ट आ जाए। अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये 10 जजों ने कलम किया है। एक तो जमाल खान मुंदोखेल साहब ने जो ये 8 जजों का फैसला था जो 8-3 से 8-5 से जो आया था वो 12 जुलाई 2024 वाला मंसूर अली शाह साहब वाला, इसको मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट में कहता रहूंगा, चलो ठीक है ना, वो उन्होंने कलम की है और अपना जो फैसला है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। और यानी कि वो जो मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट है उसको नजरसानी की दरखास्त में मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने कलम किया है। एक ये नाम हो गया कलम करने वाले, और दूसरा मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मदर और मिस्टर जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब जो हैं उन्होंने भी ये फैसला जो है ना मंसूर अली शाह साहब वाला, बल्कि अपना ही जो फैसला है वो कलम किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे सामने केस है ये तो फैक्ट्स का केस है, जो तनाज़ा है वो तो हालात वाक़यात का है, और हालात वाक़यात का जो मामला है वो 199 के तहत ना पेशावर हाई कोर्ट सुन सकती है। अगर पेशावर हाई कोर्ट नहीं सुन सकती तो ये जो अदालत है उसके खिलाफ अपील भी नहीं सुन सकती, क्योंकि ये मामला शहादतों का मतकाजी है। देखे ना, वो कह रहे हैं जनाब ये इतने बंदे पीटीआई के हैं, वो कहते हैं जनाब इतने बंदों ने एफिडेविट दी है, वो कहते हैं लिस्ट है नहीं, या सारी चीजें जो हैं वो कहते हैं ये आईनी मामला उस तरह है ही नहीं, ये तो फैक्ट्स का मामला है, हालात वाक़यात का मामला है जो शहादतों का मतकाजी है। ना हम इसका वो कहते हैं फैसला कर सकते हैं, ना ही पेशावर हाई कोर्ट फैसला कर सकती थी। इसलिए उन्होंने भी वो जो मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट है उसको कलम कर दी है, और उन्होंने लेकिन साथ ही ये कहा है कि जनाब ये जो ना देख के सारा रिकॉर्ड उसके बाद फैसला किया जाए 15 दिन के अंदर। जब आपको जजमेंट हमारी मिल जाएगी तो 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है ना ये इसका फैसला करेगा। सीटों का जनाब ये पीटीआई की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, वो कहते हैं जनाब ये रिकॉर्ड देख के आप फैसला कर दें कि ये मखसूस नशिस्तें जो किसकी बनती हैं, ये उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने रिकॉर्ड देख के फैसला कर दिया हुआ है, यानी एक तरह से उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको बरकरार ही रखा है दूसरे लफ्जों में। लेकिन वो कहते हैं ना हमारी जुडिक्शन ही नहीं, ना ये पेशावर हाई कोर्ट की जुडिक्शन थी कि जनाब ये जो इसका फैसला करते, क्योंकि ये वाकयाती मामला है, तनाज़ा है, और ये शहादतों का मतकाजी होता है। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी 7 जजेस हैं उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन का भी और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको उन्होंने बहाल कर दिया है, और पोजीशन वही चली गई। जो नोटिफिकेशन यानी एक तरह से जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था इजाफी 77 मखसूस नशिस्तों का, वो उन्होंने बहाल कर दिया। और वो जो जज साहबान हैं उनमें बेंच के हेड हैं मीनुद्दीन खान साहब, और फिर उसके बाद मुसर्रत हलाली साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं, शाहद बुलाल हसन साहब हैं, मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब हैं, और फिर आमर फारूक हैं, और फिर अली बाकर नजफी साहब जो हैं ये उसमें शामिल हैं। उन्होंने जनाब ये कहा कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था 22 कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें और टोटल जो हैं 77 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनाब नोटिफिकेशन जो है उस पर अमल किया जाए, यानी अब वो नोटिफिकेशन हो गया होगा बहाल। और ये जो 39 लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया था ना इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में, उनको पीटीआई को दे दिया था, तो उन्होंने ये कहा था ना मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट में कि जनाब सबको ये 39 का तो नोटिफिकेशन करें, वो उन्होंने कर दिया था। अब वो वाला नोटिफिकेशन है वो भी वापस हो गया है, यानी अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इस वक्त पीटीआई का कोई मेंबर जो है वो मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पोजीशन है ना वो तो यकसर तब्दील हो गई है, वहाँ टोटल जो नशिस्तें हैं वो हैं 145, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हैं 25। अब पहले मरहले में सिर्फ एक मखसूस नशिस्त जब दी गई थी, और दूसरे मरहले में वो 25 नशिस्तें जो हैं मखसूस नशिस्तें वो वहाँ पे दीगर सियासी जमातों को दी गई। अब पहले सूरत हाल ये थी कि वहाँ ना टोटल जो मैंने कहा ना कि 145 टोटल उनकी है तादाद है असम्बली की, तो वहाँ जो अपोजिशन थी ना उनके पास कितनी सीटें थी टोटल, उनके पास टोटल नशिस्तें थी जनाब 27। अच्छा वो बिल्कुल ही जनाब आप कहते हैं कि मिट्टी के मादू थे, उनके हाथ में था ही कुछ नहीं, यानी अपोजिशन जो है वो जो 27 लोग हैं वो तो इस पोजीशन में भी नहीं थे कि जनाब रिक्वेजिशन दे सके इजलास बुलाने के लिए,
जब वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए वो उनके पास तादाद ही पूरी नहीं थी, रिक्विजिशन ही नहीं दे सकते थे वो, क्योंकि उसके लिए चाहिए होती है 20% अरकान जो हैं वो अजलास बुलाने के लिए स्पीकर को रिक्विजिशन दे सकते हैं, या फिर अदम एतमाद के लिए 20% लोगों ने, कम से कम 20% लोगों ने देना होता है। मंजूर जो होती है वो तो 2/3 से मंजूर होती है, लेकिन उन्होंने वो 20% जो है उन्होंने, यानी कि 29 अरकान जो है वो रिक्विजिशन दे सकते थे, वो 27 थे। अब जनाब वहां जो है वो 21 खवातीन की नशिस्तें उनको मिल गई हैं मजीद, और 4 जो है अक़लियतों की, यानी 25 लोग जो है वो और अपोजिशन वालों को मिल गए हैं, और अब उनकी तादाद हो गई है 42। अच्छा, इसमें अब जो PMLN है, दिलचस्प सूरत बता रहा हूँ, उनके पास टोटल जो है जनाब 9 नशिस्तें हैं, जनरल सीटें जीती हैं, और मखसूस नशिस्तें उनके पास 7 आ गई हैं। और JUI जो है उनके पास, मौलाना साहब की जो जमात है उनके पास भी जनरल में 9 हैं, 10 मजीद मिल गई हैं उनको, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं। और पीपल्स पार्टी के पास 5 थी जनरल, और 7 उनको जनाब मजीद मिल गई हैं। इसी तरह जो PTI है पार्लियामेंटेरियन, उनकी परवेज खटक वाली, उसके पास 2 थी, उसके मेरे ख्याल उसके पास उसको कोई नहीं मिली, और ANP की 2 हैं, और उसको भी एक जो है वो इजाफी सीट जो मिल गई, हो गया 42। अब ये तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं, अजलास भी बुलवा सकते हैं। कौमी असम्बली में जो मामला हुआ है, कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तें जो है ना वो 336, और सादा अक्सरियत बनती है 169। तो इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहादी हैं उनके पास जो है जनाब वो हैं 216 सीटें अरकान जो उनके, और जो मुस्लिम लीग नून है उनके पास है 110, और 14 उनको और मिल जाएंगी, 124 उनके अरकान की तादाद हो जाएगी। लेकिन सादा अक्सरियत जो है ये फिर भी हासिल नहीं कर सकेगी मुस्लिम लीग नून जो है, इनको बाकी जो जमातें हैं उनके साथ मिला के ही अपने आप को आगे चलाना होगा। पीपल्स पार्टी के पास 70 हैं, उनको 5 मजीद मिल जाएंगी। MQM जो है उनके पास 22 हैं, PMLQ 5 है। ये सिर्फ 2 जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, 2 जमातें, सिर्फ उनको ये मखसूस नशिस्तें मिली हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक। 14 नून लीग की, और 5 जो हैं ये इनकी हैं पीपल्स पार्टी की, और बाकी जो 3 जमातें हैं, 22 टोटल है ना, और बाकी 3 जो अरकान हैं या सीटें हैं वो जा रही हैं जनाब अपोजिशन में बैठे हुए हैं मौलाना साहब JUIF, उनके पास 8 पहले हैं, 3 ये हो जाएंगी। और ये जो है ना 235 जो हुक्मरान जमातें हैं उनकी जो तादाद है वो हो जाएगी 235, और आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, यानी 225 नशिस्तें, ये उससे 10 नशिस्तें इनके पास ज्यादा होगी। अब 27वीं तरमीम के लिए इन्हें मौलाना की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। तो ये अब इस तरह की सूरत बनी हुई है, और ये बातें हो रही हैं जनाब, एक तो ये कि गंडापुर साहब की तब्दीली के हवाले से बातें हो रही है, पता नहीं डरा रहे हैं कि सच्ची गल, और दूसरा जनाब 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, और जो इनके बड़े करीब हैं वज़ीर कानून के SN बून साहब, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन है, वकला रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, तो वो जनाब कह रहे हैं जनाब ये आईनी अदालत जो है ये बननी है। वो कहते हैं ना हमने मूव चलानी है कि आईनी बेंच की बजाय आईनी अदालत बनाई जाए, और आईनी अदालत में फिर मे भी ऐसी बातें भी हो रही हैं कि 30 नवंबर तक जनाब मीनुद्दीन खान साहब ने रिटायर होना है, मे भी कुछ जजों की रिटायरमेंट की उम्र में कोई इजाफा हो जाए, या फिर जो आईनी अदालत बने तो उसके लिए जनाब जजों का टर्नओवर मुकर्रर कर दिया जाए, वो रिटायर्ड जजों को भी इसमें शामिल किया जा सके, या फिर जो उम्र का चक्कर ही ना उसमें सिर्फ टर्नओवर हो। तो इस तरह की बातें शायद जनाब सुनने में आ रही हैं। देखें आगे क्या होता है। आखिर में मैं गजा अमन प्लान के हवाले से बात करना चाह रहा था, तो लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कल इंशाल्लाह इब्तिदा ही यहाँ से करेंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।